साथियों, एमरस फर्स्ट क्लासेज के डिजिटल मंच पर आप सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि हम डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसके बारे में मैंने पूर्व में जो क्लास ली थी उसके बारे में कुछ सामान्य जानकारी बताई थी। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने जो पहली क्लास में कुछ सामान्य जानकारी के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने भाषा टॉपिक के बारे में आपको बताया था कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप हैं, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हिंदी को किस भाषा परिवार का सदस्य माना गया है। तो मैंने आपको बताया था कि भाषा जो सामाजिक मानव है, वो अपने विचारों का जो आदान प्रदान करता है, उसको हमने क्या कहा था, संप्रेषण कहा था। संप्रेषण का सबसे अच्छा माध्यम हमने भाषा को माना था। तो अतः निष्कर्ष हम ये पहुंचे थे कि विचारों के आदान प्रदान को हमने क्या कहा था, भाषा कहा था। भाषा के हमने दो रूप बताए थे। कौन कौन से रूप बताए थे साथियों? एक मौखिक रूप और एक लिखित रूप। मौखिक रूप के बारे में मैंने बताया था कि मौखिक रूप में जो भाषा है उसको हम बोल करके अभिव्यक्त करते हैं, जिसको सामने वाला सुनकर के ग्रहण करता है। लिखित रूप के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि भाषा का वह माध्यम जिसको लिख करके अभिव्यक्त किया जाता है और पढ़ करके उसको ग्रहण किया जाता है। इसके बाद मैंने आपको यह बताया था कि भाषा को लिखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है चिन्हों की आवश्यकता। तो हमने ये बताया था कि जिन लिपि चिन्हों को निर्धारित किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। लिपि के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे हमारी हिंदी और जो संस्कृत भाषा है उसको देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। इसके अलावा भी मैंने और उदाहरण दिए थे आपको, जैसे पंजाबी जो भाषा है उसको किस लिपि में लिखा जाता है, गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। अंग्रेजी जो भाषा है उसको किस लिपि में लिखा जाता है, तो रोमन लिपि में लिखा जाता है। और जो उर्दू भाषा है उसको फारसी लिपि में लिखा जाता है। ये हमने लिपि के बारे में कुछ चर्चा दी थी। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हिंदी भाषा को किस परिवार के अंतर्गत रखा गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि लगभग लगभग पूरे विश्व को 12 भाषा परिवारों में विभक्त किया गया है। 3000 से अधिक लगभग भाषाएं हैं। तो हमारे भारत में दो भाषा परिवार हैं, एक त्रिभुवन भाषा परिवार और एक भारोपीय भाषा परिवार। तो मैंने आपको ये बताया था कि हमारी जो संस्कृत है और जो हिंदी है उसको भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत रखा गया है। इसके अलावा तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, इनको द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत रखा गया है। इतना हमने जाना था। उससे आज की जर्नी को स्टार्ट करते हैं कि आज हमें किस टॉपिक को आगे पढ़ना है और क्या टॉपिक हमें पढ़ना है। तो आज का हमारा जो विषय है चर्चा का, उसका नाम है हिंदी भाषा का विकास क्रम। तो इसकी हम शुरुआत करते हैं। सुने साथियों, आज हम हिंदी भाषा के विकास क्रम के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम ये जानेंगे कि हिंदी भाषा का विकास क्रम कब से माना जाता है और किस प्रकार इस हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, किस भाषा का ये शब्द है और संविधान में इसका क्या स्थान है। तो आज हम इन बिंदुओं पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। जैसा कि मैं आपको बताता हूं, हमारा जो भारत है उस भारत का सबसे जो प्राचीनतम ग्रंथ है वो किसको माना जाता है, ऋग्वेद को माना जाता है। मैंने भी आपको बताया कि हमारे भारत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ किसको माना जाता है, ऋग्वेद को माना जाता है। भारत का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद को माना जाता है।
ध्यान से, हम हिंदी भाषा का विकास क्रम पढ़ रहे हैं और मैंने आपको ये बताया है कि हिंदी भाषा के विकास क्रम को हम कैसे जानेंगे। तो मैंने आपको बताया कि भारत का सबसे जो प्राचीनतम ग्रंथ है वो किसको माना जाता है, ऋग्वेद को माना जाता है। अब ऋग्वेद किस भाषा में लिखा हुआ है, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ऋग्वेद किस भाषा में लिखा हुआ है। तो हमारा जो ऋग्वेद ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखा हुआ है, तो यह संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। ध्यान से कि हमारे भारत का प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, ऋग्वेद है। ऋग्वेद किस भाषा में लिखा हुआ है, तो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। अब संस्कृत से हमारी जर्नी कैसे स्टार्ट होगी और कैसे हम हिंदी के विकास क्रम तक आगे तक पहुंचेंगे। तो यहाँ जो जैसे मैंने आपको बताता हूँ कि जैसे जैसे सभ्यताओं का विकास क्रम परिवर्तित हुआ, सभ्यताओं में बदलाव आता चला गया, क्योंकि समय कैसा है, गतिशील है। समय के अनुसार सभ्यताओं में भिन्न भिन्न परिवर्तन आया है। जैसे पहले सैंधव सभ्यता थी, फिर वैदिक सभ्यता थी, फिर महाजनपद काल आया, फिर मौर्य काल आया। तो समय के अनुसार सभ्यताओं में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। इसी प्रकार समय गतिशील होने के कारण भाषाओं के रूप में भी क्या आया, धीरे धीरे परिवर्तन आया। तो संस्कृत भाषा के रूप में किस प्रकार से परिवर्तन आया और कैसे हम हिंदी तक पहुंचे, इसकी जर्नी को हम जानते हैं डायग्राम के माध्यम से। ध्यान दें, संस्कृत भाषा है, इसका जो कालक्रम है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व माना जाता है। यानी कि जो संस्कृत भाषा है इसका जो कालक्रम है वो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व माना जाता है। संस्कृत भाषा के दो रूप माने जाते हैं। दो रूप कौन कौन से हैं, तो संस्कृत भाषा के दो रूप हैं। एक तो है वैदिक संस्कृत, एक है हमारी लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के अंतर्गत किसकी रचना की गई थी, तो वैदिक संस्कृत के अंतर्गत साथियों वेदों की रचना की गई। किसकी रचना की गई, वैदिक संस्कृत के अंतर्गत वेद है, आरण्यक है, उपनिषद है, इन ग्रंथों की रचना इन ग्रंथों को साहित्य के रूप में रचा गया था। लौकिक संस्कृत है, इसके अंतर्गत रामायण है, महाभारत है, ग्रंथों की रचना की गई। मैंने आपको बताया था हम भारत के हिंदी भाषा के विकास क्रम को जान रहे हैं। मैंने आपको बताया था भारत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ किसको माना जाता है, ऋग्वेद को माना जाता है। ऋग्वेद किस भाषा में लिखा हुआ है, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। संस्कृत भाषा का जो विकास क्रम है वो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। संस्कृत भाषा के दो रूप हैं, एक तो वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। वैदिक जो संस्कृत है उस संस्कृत में वेद है, आरण्यक है, उपनिषद है, इन साहित्यिक ग्रंथों की रचना की गई। लौकिक संस्कृत है, उसमें रामायण है, महाभारत है, इन साहित्यिक ग्रंथों की रचना की गई। ध्यान दें, वैदिक संस्कृत जो थी उसका रूप सामान्यतः थोड़ा क्या था, कठिन था।
और जो हमारी लौकिक संस्कृत है उसका रूप सामान्यतः क्या था? सरल था। समझे? कि संस्कृत के दो रूप बताए मैंने आपको, एक तो थी वैदिक संस्कृत, एक लौकिक संस्कृत। वैदिक जो संस्कृत है उसमें कौन कौन से साहित्यिक ग्रंथ हैं? सामान्यतः वेद है, आरण्य, क्योंकि वेद से स्टार्ट हुआ है। मैंने आपको बताया था भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है। आरण्यक है, उपनिषद है। लौकिक संस्कृत में रामायण है, महाभारत है। मैंने बताया कि वैदिक जो संस्कृत है उसका रूप कैसा है? कठिन है। लौकिक संस्कृत थी उसका रूप क्या था? सरल। कैसे? कि वैदिक संस्कृत में जो वेद, आरण्यक, उपनिषद, इन ग्रंथों की रचना की गई थी उसको जो शुद्ध संस्कृत भाषा थी उसमें रचा गया था। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों की बोलचाल की वो भाषा बनी तो आम बोलचाल की जो भाषा में लिखे गए ग्रंथ थे जिसको हमने लौकिक संस्कृत, लोगों की भाषा, आम बोलचाल की भाषा, इसको हमने लौकिक संस्कृत नाम दिया। और इस लौकिक संस्कृत में क्या हुआ? रामायण है, महाभारत है, ऐसे साहित्यिक ग्रंथों की क्या की रचना की गई। तो इसलिए हमने ये कहा कि यह आम लोगों की क्या है? भाषा है। इसलिए हमने इसके रूप को क्या बताया? सरल बताया। तो ये तो हमारे संस्कृत के क्या थे? दो रूप थे, एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। अब यहां से हमारा हिंदी तक का विकास क्रम कैसे आगे बढ़ा उसको हम जानते हैं। भी मैंने संस्कृत के दो रूप की चर्चा की थी आपसे। रूप बताए मैंने आपको। एक वैदिक संस्कृत, एक लौकिक संस्कृत। अब अभी मैंने आपको बताया था कि समय कैसा है? परिवर्तनशील है, गतिशील है। समय समय पर भाषाओं में क्या होता रहा है? परिवर्तन होता रहा है। इसी प्रकार संस्कृत में जब इस लौकिक संस्कृत के अंतर्गत भाषा में क्या आया? परिवर्तन आया। तो आगे चल करके जो संस्कृत भाषा का लौकिक रूप था इसका स्थान किस भाषा ने लिया? अभी मैंने आपको बताया था कि लौकिक संस्कृत आम बोलचाल की भाषा है। इस आम बोलचाल की भाषा में लौकिक संस्कृत जो था समय के अनुसार इसका भी रूप क्या हुआ? परिवर्तित हुआ। तो आगे चल करके इस लौकिक संस्कृत का स्थान किस भाषा ने लिया? तो लौकिक संस्कृत जो भाषा थी हमारी इसका रूप आगे चल करके परिवर्तित हुआ और इसका स्थान पाली भाषा ने लिया। इसका विकास क्रम अगर हम देखें तो क्या माना जाता है? इसका विकास क्रम 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक माना जाता है। यानी कि जो पाली भाषा है उसका विकास क्रम 500 ईसा पूर्व से, क्योंकि संस्कृत को मैंने आपको बताया था कि 1500 से 500 ईस्वी ईसा पूर्व तक तो कौन सी थी? संस्कृत के दो रूप थे, वैदिक और लौकिक। लौकिक को जो समय के अनुसार रूप परिवर्तन हुआ तो उसका जो रूप परिवर्तन हुआ वो किस भाषा ने अब उसका स्थान लिया? तो पाली भाषा ने उसका क्या लिया? स्थान लिया। ध्यान दें, पाली भाषा है उसका जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से माना जाता है। तो इस पाली भाषा में कुछ साहित्यिक प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों की क्या की रचना की गई, इसलिए पाली भाषा का समय काल 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी के तक माना जाता है। तो इस समय किस भाषा का प्रभाव रहा? पाली भाषा का प्रभाव रहा। तो मैं आपको ये बताता हूं कि इस पाली भाषा में जो कुछ बौद्ध ग्रंथ थे, कौन कौन से बौद्ध ग्रंथ थे जिनकी रचनाएं की गई थी? सामान्यतः मैंने आपको ये बताया कि बौद्ध धर्म से इसका संबंध है पाली भाषा का, कि बौद्ध धर्म में जो साहित्यिक ग्रंथ प्रारंभ में लिखे गए थे वो पाली भाषा में लिखे गए थे। तो
तो सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है एक त्रिपिटक है। बौद्ध धर्म से क्या है संबंध है। ग्रंथ देखें हम त्रिपिटक में कौन कौन से ग्रंथ हैं, तो तीन पिटक का मतलब, त्रि का मतलब है तीन, और कौन कौन से तीन पिटक है, तो सुत्त पिटक, विनय पिटक, और तीसरा पिटक है अभिधम्म पिटक। ये बौद्ध धर्म के तीन महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिन्हें त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। पाली भाषा में इनको लिखा गया है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तो हमारा जो विकास क्रम चल रहा है, सबसे पहले हमने संस्कृत को हमने दो रूपों में बांटा, वैदिक और लौकिक। लौकिक का जब रूप परिवर्तन हुआ तो उसका स्थान इसलिए पाली भाषा ने लिया। पाली भाषा में जो साहित्य लिखा गया उसमें जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसमें त्रिपिटक सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। इनमें तीन ग्रंथ हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। इसके अलावा इसमें जातक कथाएं भी आती हैं। संबंध भी किससे है, महात्मा गौतम बुद्ध से इनका संबंध है। तो इस प्रकार से संस्कृत का जो लौकिक रूप था उसका स्थान किस भाषा ने लिया है, पाली भाषा ने लिया है। अब इसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने संस्कृत को दो रूपों में बांटा था कि वैदिक और लौकिक, यहाँ पर पाली का भी दो रूपों में क्या था, स्थान था। एक थी व्यवहारिक, एक थी जो साहित्यिक भाषा थी। तो जो लौकिक भाषा थी पाली की, उसका भी आगे चल करके क्या हुआ, रूप परिवर्तन हुआ। तो साहित्यिक भाषा थी पाली भाषा, उसमें हमने बताया कि साहित्यिक भाषा में कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और एक जातक कथाएं। जो लौकिक रूप था उसका भी क्या हुआ, आगे चल करके रूप परिवर्तन हुआ। तो लौकिक जो पाली भाषा थी उसका जब रूप परिवर्तन हुआ तो किस भाषा ने उसका क्या लिया, स्थान लिया, तो आगे पढ़ते हैं हम। पाली भाषा के बाद जो भाषा आई थी उसे कहते हैं हम प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा का जो समय काल है वो माना जाता है, जिस समय इसके साहित्यिक ग्रंथों का रचना काल है वो माना जाता है, एक ईस्वी से 500 ईस्वी, यानी कि इसका संबंध किससे है, जैन धर्म से है। तो जैन साहित्य में प्रारंभिक साहित्यिक ग्रंथ लिखे गए थे, उनको किस नाम से जाना जाता है, तो उनको आगम ग्रंथों के नाम से जाना जाता है। नाम जाता है आगम के नाम से। तो मैंने कहा आपसे लौकिक संस्कृत का जब रूप परिवर्तन हुआ उसका स्थान पाली भाषा ने लिया। पाली भाषा का जो उसका लौकिक रूप था उसका रूप परिवर्तन हुआ तो उसका स्थान प्राकृत भाषा ने लिया। अब प्राकृत भाषा का भी क्या होगा, रूप परिवर्तित होगा। तो आगे चल करके प्राकृत भाषा का स्थान कौन सी भाषा लेगी, तो ध्यान दें यहाँ पर प्राकृत भाषा है उसका जो स्थान है, प्राकृत भाषा का स्थान किस भाषा ने लिया, तो यहाँ पर अपभ्रंश भाषा ने लिया।
जो समय काल है वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी माना जाता है कि पाली के बाद उसका रूप बदला तो स्तर के लिए प्राकृत भाषा ने प्राकृत भाषा का रूप बदला, जिसका संबंध जैन धर्म से है। जैन धर्म में जो प्रारंभिक साहित्यिक ग्रंथ लिखा गया उसे आगम कहा जाता है। प्राकृत भाषा का स्थान कौन सी भाषा ले रही है? अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश का जब रूप परिवर्तन हुआ तो उसका स्थान किस भाषा ने लिया? अपभ्रंश का जब रूप परिवर्तन हुआ तो उसका स्थान लिया सौर सैनी अपभ्रंश ने। यानी कि प्राकृत भाषा के बाद कौन सी आई? अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश के बाद उसका जो अंतिम समय काल था अपभ्रंश का, जो वैसे मैंने बताया कि आपको 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी का टाइम पीरियड माना जाता है, तो इसका जो अंतिम भाषा का समय काल है उस समय अपभ्रंश का अंतिम रूप किस में बदल गया? सौर सैनी अपभ्रंश के रूप में बदल गया। और इसी सौर सैनी अपभ्रंश से हमारी हिंदी भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। ध्यान से किस प्रकार से जो हमारा मूल रूप से प्रश्न पूछा जाता है वो यही प्रश्न पूछा जाता है। डायग्राम में अब तक जो बताया मैंने, उस डायग्राम में से प्रश्न बनता है कि हिंदी भाषा का उद्भव किस भाषा से या हिंदी भाषा का विकास किस भाषा से माना जाता है? तो हमारी कौन सी भाषा है? सौर सैनी अपभ्रंश। इससे हमारा हिंदी भाषा का विकास माना जाता है। एक बार मैं क्रम को आपको पुनः दोहरा देता हूं कि किस प्रकार से हम हिंदी तक पहुंचे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमारा सबसे जो प्राचीनतम ग्रंथ है वो कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद किस भाषा में लिखा हुआ है? संस्कृत में। संस्कृत के हमने दो रूप बताए आपको, एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। जो हमारी वैदिक संस्कृत थी उसके जो हमने साहित्यिक ग्रंथों की चर्चा की उसमें वेद है, उपनिषद है, आरण्यक है, ब्राह्मण ग्रंथ है, इनकी रचना की गई। इसके अलावा जो लौकिक संस्कृत है उसमें रामायण और महाभारत थे। रामायण महाभारत की जो भाषा थी वो लौकिक संस्कृत भाषा थी और यह आम लोगों की बोलचाल की भाषा को माना जाता है। जब लौकिक संस्कृत जो भाषा थी उसका रूप परिवर्तन हुआ तो उस भाषा का जो स्थान लिया था वो पाली भाषा ने लिया था। पाली भाषा का जो संबंध है वो किस भाषा धर्म से माना जाता है? बौद्ध धर्म से माना जाता है। तो बौद्ध धर्म में जिन साहित्यिक ग्रंथों की प्रारंभ रचना की उसे त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक में 3 ग्रंथ रखे गए हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्ब पिटक। इसके अलावा पाली भाषाओं में जातक कथाएं भी पाली भाषा में लिखी गई थी जिनका संबंध गौतम बुद्ध से है। फिर मैंने आपको बताया कि जो हमारी पाली भाषा थी उसके भी 2 रूप थे, एक साहित्यिक रूप और एक लौकिक रूप। तो साहित्यिक रूप में जो ग्रंथ लिखे गए थे मैंने आपको बताया था। लौकिक जो रूप था उसका समय के अनुसार आगे क्या हुआ? परिवर्तन हुआ, तो उसका रूप परिवर्तित हुआ, तो उसका स्थान कौन सी भाषा ने लिया? प्राकृत भाषा ने लिया। तो प्राकृत भाषा थी, इस प्राकृत भाषा का जो स्थान है किस भाषा ने लिया? अपभ्रंश भाषा ने लिया। प्राकृत भाषा के बारे में बताया, जैन धर्म से इसका संबंध है। जैन साहित्य में लिखा गया प्रारंभिक ग्रंथ कौन सा माना जाता है? आगम माना जाता है। तो प्राकृत भाषा का स्थान किस भाषा ने लिया? अपभ्रंश भाषा ने लिया। अपभ्रंश भाषा का स्थान जो उसका अंतिम रूप है, अपभ्रंश का एक भाग है सौर सैनी अपभ्रंश, यह अपभ्रंश का अंतिम समय अंतिम रूप माना जाता है। तो सौर सैनी जो अपभ्रंश है इसका जो अंतिम रूप था, इसका जब रूप परिवर्तित हुआ तो इसका स्थान लिया था हिंदी भाषा ने। तो हमारा जो हिंदी भाषा का विकास क्रम है वो कब से माना जाता है? तो ध्यान रखना साथियों,
1000 ईस्वी से माना जाता है। यानी कि हमारी जो हिंदी भाषा है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने भी आपको बताया था, हिंदी भाषा का उद्भव किस भाषा से माना जाता है, तो मैं सिर्फ ये ध्यान रखना है सौर यानी अपभ्रंश से माना जाता है। और कब से विकास क्रम प्रारंभ माना जाता है, तो हिंदी भाषा का विकास क्रम 1000 ईस्वी से माना जाता है। तो ये तो था हमारा हिंदी भाषा का विकास क्रम का पहला अध्याय। उसके बाद हम ये जानते हैं कि जो हिंदी है ये शब्द आया कैसे, इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई थी, तो इसके बारे हम जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई? अभी तक तो हमने भाषा के विकास क्रम था, हिंदी भाषा का विकास क्रम कब से माना जाता है, तो 1000 ईस्वी से माना जाता है। अब हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, तो सुनना। हिंदी शब्द किसका माना जाता है, तो हिंदी शब्द शब्द की व्युत्पत्ति जो व्युत्पत्ति है वह संस्कृत भाषा के शब्द सिंधु से मानी जाती है। इस शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द सिंधु शब्द है उससे क्या है, मानी जाती है। अब ये सिंधु कहां से आया? हमने ये कहा कि हिंदी शब्द है उसकी व्युत्पत्ति किससे मानती है, संस्कृत भाषा शब्द सिंधु से मानी जाती है। तो हमारे मन में प्रश्न आया कि सिंधु कहां से आया, तो सिंधु को भी जानते हैं हम। ध्यान से, तो सिंधु शब्द कहां से आया, तो सैंधव काल की सैंधव काल की सबसे जो महत्वपूर्ण नदी थी, सैंधव काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? देखिए, सैंधव काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी, सिंधु नदी थी। तो सिंधु शब्द कहां से आया यहाँ पर,
हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द सिंधु से मानी जाती है। अब सिंधु कहाँ से आया, तो मैंने आपको बताया जो हमारा सैंधव सभ्यता थी, उस सैंधव काल की सबसे जो महत्वपूर्ण नदी है वो कौन सी नदी थी, सिंधु नदी थी। अब क्या हुआ, इस सिंधु नदी के जो आसपास का प्रदेश था उसको सिंधु प्रदेश के नाम से जाना जाता था। यानी कि जो सिंधु नदी थी उस सिंधु नदी के आसपास के प्रदेश को जाना जाता है साथियों, सिंधु प्रदेश। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति मैंने बताया आपको, संस्कृत भाषा शब्द जिसके मानी सिंधु से मानी जाती है। सैंधव काल की सिंधु कहाँ से आया, मैंने आपको बताया सैंधव काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, सिंधु नदी है। अब इस सिंधु का जो आसपास का प्रदेश था उस प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था, सिंधु प्रदेश के नाम से जाना जाता था। अब आप ये कहोगे कि इससे हमारा हिंदी का क्या संबंध है, कैसे ये एक दूसरे से को रिलेटेड है, तो इसकी जर्नी को हम आगे और जानते हैं। ध्यान से, क्या है कि ईरान या फारस के वाले देशी व्यापारी एवं आक्रमणकारी जब इस सिंधु प्रदेश में आए, जब इस सिंधु प्रदेश में आए उन्हें तो उन्होंने इस प्रदेश को क्या कहा साथियों, तो उन्होंने इस प्रदेश को हिंदू प्रदेश कहा। कि मैंने आपको बताया था कि सैंधव काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु थी। सिंधु का आसपास का जो प्रदेश था उस प्रदेश को हमने क्या कहा, सिंधु प्रदेश कहा।
अब मैंने कहा कि परिवर्तन और आगे क्या हुआ कि ईरान या भारत से भारत आने वाले विदेशी व्यापारी एवं आक्रमणकारी जब इस सिंधु प्रदेश में उन्होंने प्रवेश किया तो उन्होंने इस प्रदेश को हिंदू प्रदेश कहा। अब ये नया कैसे परिवर्तन आया कि हम तो कह रहे हैं सिंधु प्रदेश और वो कह रहे हैं हिंदू प्रदेश, तो ये हिंदू प्रदेश कैसे आया? क्योंकि फारसी भाषा में क्योंकि फारसी भाषा में फारसी भाषा में स को आ एवं ह को का उच्चारित किया जाता था। मैंने बताया आपको कि हमने जिस सिंधु नदी के आसपास के प्रदेश को सिंधु प्रदेश कहा था, ईरानी इनकी भाषा क्या है, फारसी भाषा है, वह जब इस प्रदेश में उन्होंने प्रवेश किया था, इस प्रदेश में आए तो उन्होंने इस प्रदेश को क्या नाम दिया, हिंदू प्रदेश कहा। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? क्योंकि जो फारसी भाषा थी, ईरानियों की भाषा कौन सी थी, फारसी भाषा थी। तो फारसी भाषा थी, उस फारसी भाषा में सबको हा यानी जो हमारा सा है इसको तो हा और एवं जो हमारा धा है इसको द उच्चारित किया जाता था। इसलिए सिंधु का सा किस में बदल गया, हा में, और धा किस में बदल गया, दा में। इसलिए उन्होंने क्या नाम दिया, हिंदू प्रदेश कहा। तो इससे हमारा हिंदी शब्द आगे कैसे निकला, इसकी जर्नी को और आगे हम जानते हैं। ये क्या हुआ, किसी हिंदू प्रदेश से यानी कि अब कैसे हिंदी शब्द आया है, सिंधु से क्या बना है, सिंधु से क्या बना है, हिंदू। हिंदू से क्या बना है, हिंदू। इस हिंदू से आगे चल के इसका रूप परिवर्तन क्या हुआ, तो इससे बना शब्द हिंदू का जो रूप है वो क्या बना है, हिंदू बना है। और हिंदू का जो रूप है आगे चल करके इसका रूप किसमें परिवर्तन हुआ है हमारा, हिंदू से शब्द बना हिंद। आगे चल करके क्या हुआ, इस हिंद शब्द में एक प्रत्यय जोड़ने से इस शब्द का रूप बना हिंदी।
क्या बना? हिंदी। और आगे कालांतर में इसी हिंदी शब्द में से का को विलुप्त कर दिया गया और हमारा शब्द क्या निकल करके आया? हिंदी। ठीक है, मैंने आपको बताया कि हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सैंधव काल है, उस सैंधव काल में एक नदी थी, सिंधु नदी। उस सिंधु नदी से, यानी कि जो संस्कृत भाषा का शब्द है सिंधु, उससे किसकी व्युत्पत्ति मानी जाती है? हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति मानी जाती है। लेकिन हुआ क्या आगे चल करके, जो सिंधु नदी के आसपास का प्रदेश था, हमने उसको सिंधु प्रदेश कहा था। लेकिन ईरान से आने वाले जो विदेशी व्यापारी और आक्रमणकारी थे, उन्होंने उस हिंदू प्रदेश को, यानी सिंधु प्रदेश को क्या नाम दिया? हिंदू प्रदेश का। क्यों कहा ऐसा उन्होंने? क्योंकि उनकी जो फारसी भाषा थी, उस फारसी भाषा में स को हा और थ को द उच्चारित किया जाता था, इसलिए उन्होंने क्या कहा? उसको, सिंधु प्रदेश को हिंदू प्रदेश कहा। अब मैंने कहा उस सिंधु प्रदेश में से हमने क्या लिया? सिंधु। क्योंकि हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किससे मानेगी? सिंधु से मानी गई है। सिंधु, कालांतर में इसका रूप परिवर्तन हुआ तो क्या बना? इससे हिंदू बना। इस हिंदू का कालांतर रूप परिवर्तन हुआ तो इससे बना हिंद बना। आगे चल करके ईरानी भाषा यानी फारसी भाषा ईक प्रत्यय लगाने से इसका क्या बना? हिंदी का नाम बना। और वर्तमान में जो हमारा हिंदी भाषा का जो हिंदी शब्द है, उसमें हिंदी में से ईक प्रत्यय को हटा करके क्या शुद्ध रूप निकल करके आया? हिंदी शुद्ध रूप निकल करके आया। तो निष्कर्ष क्या निकल के आता है हमारे सामने? यह प्रश्न पूछा जा चुका है। देखो क्या निष्कर्ष निकल के आता है। निष्कर्षतः शब्द निष्कर्ष है, हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द माना जाता है। निष्कर्ष क्या निकल के आया कि जो हिंदी शब्द है वो किस भाषा का शब्द माना जाता है? फारसी भाषा का शब्द माना जाता है। ध्यान रखना साथियों, यूपी टेट 2019 में यह प्रश्न पूछा गया था कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। लेकिन हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो सिंधु शब्द से उसकी व्युत्पत्ति मानी, संस्कृत भाषा का शब्द है। सिंधु कहाँ से आया? तो मैंने आपको बताया था जो सिंधु नदी थी उससे सिंधु आया। सिंधु नदी के आसपास के प्रदेश को सिंधु प्रदेश कहा हमने। सिंधु प्रदेश में परिवर्तन आया, उसको हिंदू प्रदेश कहा। ईरानियों ने उसको हिंदू प्रदेश कहा। उस हिंदू प्रदेश से यानी सिंधु से हिंदू बना, हिंदू से हिंद बना, हिंद से हिंदीक बना और आगे चल करके इसी हिंदीक से हमारा जो शब्द है हिंदी वह निकल करके आया। तो यह शब्द किस भाषा की देन मानी जाती है? हिंदी शब्द। तो जो वर्तमान हिंदी शब्द है यह फारसी भाषा की देन मानी जाती है। तो कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया। एक तो हमने ये जाना कि हिंदी शब्द का विकास क्रम कहाँ से आरंभ हुआ था, कहाँ तक चला था, कैसे आया था। तो मैंने एक यार ईस्वी से आपको बताया था। दूसरा मैंने बताया आपको हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, इसके बारे में बताया मैंने आपको हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। तीसरा हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि संविधान में हिंदी भाषा को क्या स्थान दिया गया है, तो इसके बारे में हम जानते हैं।
संवैधानिक प्रावधान हमारा क्या कहता है इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहला हमारा संवैधानिक प्रावधान में ये बताया जाता है, संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, विधान आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं इन मूल संविधान में ध्यान रखना है आपको, संविधान में चौदह भाषाएं, इस भाषाओं को सम्मिलित किया जा चुका है जिसमें हिंदी भी क्या है शामिल है। इसमें भी यानी कि मैंने आपको बताया था कि संवैधानिक प्रावधान हिंदी भाषा के बारे हम जान रहे हैं। तो संविधान की 8वीं अनुसूची भाषाओं को किस में रखा गया है, 8वीं अनुसूची, कुल 12 अनुसूचियां जिसमें 8वीं अनुसूची है उसमें भाषाओं को रखा गया है। कुल कितनी भाषाओं को अब तक शामिल किया चुका है, 22 भाषाओं को शामिल किया जा चुका है। कुल कितनी भाषाएं हैं इनको शामिल किया चुका है, 22 भाषाओं को शामिल किया चुका है। लेकिन ये ध्यान रखना है हमें कि मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी, तो मूल संविधान में मात्र 14 भाषाएं थी। बाद में जो 14 भाषाओं के अलावा जो अन्य 8 भाषाएं उनको बाद में शामिल किया गया है। लेकिन जो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी उनमें हिंदी भाषा भी क्या थी, शामिल थी। तो एक तो प्रावधान हमारा ये निकल के आया कि हमारी हिंदी किस भाषा में रखा गया स्थान, उसको तो 8वीं अनुसूची में रखा गया है। और 8वीं अनुसूची कुल भाषा कितनी है, 22 भाषाएं। और क्या प्रावधान है हमारा, यानी कि संविधान में और क्या प्रावधान हमें देखने के लिए मिलता है, तो संविधान के अनुच्छेद 143 अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 को को आज भाषा
हिंदी एवं देवनागरी को भी घोषित किया गया। यानी कि एक तो मैंने आपको प्रावधान बताया संविधान में कि 8वीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल किया गया, इसमें हिंदी भी शामिल है, कुल 22 भाषाएं इसमें। दूसरा प्रावधान क्या बता रहा हूं मैं कि संविधान के अनुच्छेद 343 एक के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 को भारत संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी को हमारी भारत की लिपि घोषित किया गया। अतः प्रतिवर्ष 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ध्यान दें साथियों। अतः चौदह सितंबर को मनाया जाता है साथियों, तो हिंदी दिवस के रूप में मनाया कि हिंदी दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? 14 जो सितंबर है हमारा, उसको हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? तभी मैंने आपको बताया था कि 14 सितंबर 1949 को भारतीय जो संघ है उसकी राजभाषा हिंदी को और लिपि देवनागरी जो है उसको घोषित किया गया था, इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हमारा सवाल है कि राजभाषा किसे कहते हैं, तो राजभाषा के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। साथियों कि राजभाषा किसे कहते हैं, तो राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है आज काज की भाषा। सरकारी राजकीय कार्यों में होने वाली बात, ये था हमारा संवैधानिक प्रावधान, जिससे मैंने कुछ बिंदु बताए आपको। पहला बिंदु बताया मैंने आपको, संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, इसमें
हिंदी भाषा भी शामिल है। बस ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था संविधान के अनुच्छेद 343 एक के अंतर्गत भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई है 14 सितंबर 1949 को। उसके बाद मैंने बताया आपको कि प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उसके बाद है कि राजभाषा क्या है, तो राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा, अर्थात हमारे सरकारी कामकाजों में या राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा। दोस्तों, ये था हमारा हिंदी का कुछ सामान्य परिचय, जिसको हमने भिन्न भिन्न बिंदुओं के माध्यम से जाना। मैंने आपको किन किन बिंदु बताए, एक बार रिवाइज कर देता हूँ आपके सामने। सबसे पहले हमने भाषा को जाना कि भाषा किसे कहते हैं। उसके बाद हमने ये जाना कि भाषा के कितने रूप हैं, 2 रूप बताए थे मैंने आपको, मौखिक और लिखित। फिर मैंने आपको ये बताया था कि जो भाषा है हिंदी भाषा को किस परिवार के अंदर है, तो मैंने आपको भारोपीय और द्रविड़ 2 भाषा परिवार बताए थे, तो भारोपीय भाषा परिवार में हिंदी को रखा गया है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि हिंदी जो शब्द है वह शब्द कहाँ से आया था, तो मैंने आपको ये बताया था कि हिंदी शब्द सामान्यतः कहाँ से आया था। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में बताया था मैंने आपको बताया था कि हिंदी का जो विकास क्रम है वो कहाँ से आरंभ हुआ था, ये बताया था संस्कृत से आरंभ हुआ था। धीरे धीरे उसका स्थान पाली ने लिया, पाली का प्राकृत लिया, प्राकृत का अपभ्रंश लिया, अपभ्रंश का सौसनी अपभ्रंश लिया, उसके बाद हिंदी आई। उसके बाद हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति में जानी हमने, व्युत्पत्ति कैसे हुई थी, तो मैंने आपको ये बताया था कि हिंदी शब्द कहाँ से कैसे आया था, कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु से मानी जाती है। सिंधु कहा जो सैंधव काल की नदी थी सिंधु, इसलिए सिंधु नाम दिया गया उसको। इसके अलावा मैंने कहा सिंधु प्रदेश कहा गया सिंधु नदी के आसपास के प्रदेश को। सिंधु प्रदेश को ईरानी और जो फारसी बोलने वाले थे उन्होंने उसको हिंदू प्रदेश नाम दिया। इसी हिंदू प्रदेश से क्या हुआ, सिंधु से हिंदू बना, हिंदू से हिंद बना, हिंद से ईक प्रत्यय से हिंदी बना, और बाद में उसका संशोधित होकर रूप क्या बना, हिंदी बना। इसके अलावा मैंने आपको बताया संवैधानिक प्रावधान बताया, तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हिंदी शामिल है। 343 अनुच्छेद 343 एक में भारत की संघ की राजभाषा हिंदी है, यानी कि राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं है हिंदी को, केवल किसका राजभाषा का दर्जा है। और लिपि हिंदी की कौन सी है, देवनागरी लिपि है। तब 14 सितंबर 1949 को यह कार्य किया गया था, इसलिए 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी हमारी तो राजभाषा है, तो राजभाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है कि राजकाज की भाषा, अर्थात सरकारी या राजकीय कार्य प्रयुक्त होने वाली भाषा। अब हम कुछ क्वेश्चनों पर क्या कर लेते हैं, इसके चर्चा कर लेते हैं। ये हमारे सामान्य जानकारी क्या था, टॉपिक था, तो मैं आपको बताऊं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है उसके बारे में बताता हूं कि हिंदी की लिपि कौन सी है। तो मैंने भी बताया था कि हिंदी कौन सी लिपि है हमारी, तो हिंदी की लिपि कौन सी है हमारी, देवनागरी क्या है हमारी लिपि है। किस लिपि की, तो देवनागरी। यानी कि मैंने आपको बताया था लिपि के बारे में बताया था, तो हिंदी और संस्कृत हमारी किस लिपि से संबंध रखती है, देवनागरी। और अभी मैंने अभी संवैधानिक प्रावधान ही बताया था, तो यहाँ पर हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी हमारी क्या है, लिपि है। उसके बाद हमारा प्रश्न है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाएं सम्मिलित की जा चुकी हैं। अभी तत्काल बताया है मैंने कुछ समय पूर्व भी आपको कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को क्या किया गया है, अब तक शामिल किया जा चुका है। उसके बाद हमारा प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई। अभी कुछ देर पहले ही मैंने क्या किया, आपकी चर्चा की है कि संविधान के अनुच्छेद 343 एक के अंतर्गत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई। उसके अलावा साथियों और प्रश्न है कि राजभाषा किसे कहते हैं, तो मैंने आपको बताया था जिसका प्रयोग सरकारी कामकाज में होता है उस भाषा को क्या कहता है, राजभाषा कहा जाता है। उसके अलावा संवैधानिक दृष्टि से हिंदी भारत की भाषा है, तो मैंने आपको बताया था हिंदी हमारे भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारी कौन सी है, राजभाषा है हिंदी हमारी। ये सभी प्रश्न किसी ना किसी पूर्व एग्जाम में पूछे गए हैं साथियों। हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली, अभी मैंने आपको बताया था कि 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 14 सितंबर 1949 को संविधान में
इसको हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। ये हमारे कुछ क्या थे साथियों, प्रश्न थे। तो साथियों, हमने केवल हिंदी की सामान्य जानकारी के बारे में कुछ विशेष बिंदुओं पर चर्चा की थी। तो ये हमारा हिंदी का सामान्य परिचय था। आपको कैसा लगा साथियों? महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से, अपनी टिप्पणी के माध्यम से ये बताने का प्रयास करें कि हिंदी के सामान्य परिचय जो आपको प्रस्तुत किया गया है वो आपको कैसा लगा। इसी के साथ साथियों, हम आगे इसी क्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे और एक एक करके अपने टॉपिकों को आगे चर्चा करते रहेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं पर क्या होता है, समाप्त होता है। इसी प्रकार पुनः आप सभी साथियों को एक बार धन्यवाद करता हूं और फिर उसी बात को दोहराता हूं कि सभी साथियों से ये कह देना चाहता हूं कि हमारे जो एमरस फर्स्ट क्लासेज हमारा जो डिजिटल मंच है, इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो 1 तारीख से प्रारंभ हो चुके हैं। ध्यान रखें, 1 से 10 तारीख तक जो रजिस्ट्रेशन है उन सीमित सीटों का अवसर का फायदा उठाने का, लाभ उठाने का क्या करें, प्रयास करें। 11 अप्रैल से हमारी क्लासें विधिवत रूप से क्या होंगी, प्रारंभ होंगी और रेगुलर चलेंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा साथी रजिस्ट्रेशन कराने का क्या करें, कार्य करें, जिससे रजिस्ट्रेशन के माध्यम से हमें सीमित सीटें हैं जो हमारी हैं उनको आपसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, लाभ मिल सके। तो साथियों, एक बार पुनः आपको धन्यवाद। सभी साथियों को गुड नाइट, शुभ रात्रि।